इसके बाद में दोस्तों जो तीसरी गैस है जिसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड, वायुमंडल में तीसरे नंबर की सर्वाधिक जो गैस पाई जाती है उसका नाम है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। दोस्तों वायुमंडल के अंदर ये प्रोसेस ऐसे होता है, पेड़ पौधे जो होते हैं वो तो छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, नहीं, जैसे ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं पेड़ पौधे, वहीं पे मनुष्य ऑक्सीजन ले लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देता है। तो ये प्रोसेस जो है वो इस प्रकार चलता है, ठीक है। ये हमारी तीसरी गैस थी। वहीं पे जैसे हम कई बार क्या करते हैं, कोयला और खनिज तेल जलाने पर, जैसे हम कई बार प्लास्टिक वगैरह जलाते हैं तो इससे निकलने वाली, जलाने पर CO2 गैस बनती है, ठीक है। और इससे क्या होता है कि वायुमंडल में जो CO2 की जो मात्रा है यहाँ पे वो बढ़ जाती है। हमारे वायुमंडल में CO2 की गैस बढ़ने पे क्या होता है, टेम्परेचर जो है वो यहाँ का ज़्यादा हो जाता है। ज़्यादा होने से क्या होगा, पृथ्वी का जो तापमान है, औसत तापमान, उससे अधिक होने पर हमारा जो वातावरण है उसमें ग्लोबल वार्मिंग की कंडीशन देखने को मिलती है। इससे जो है यानी कि ऑलरेडी क्या टेम्परेचर ज़्यादा है तो विभिन्न प्रकार की जो पक्षी हैं, वनस्पति है, उनको नुकसान होता रहता है। तो हमारे लिए जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये लिमिट मात्रा में ही ठीक है, और इससे ज़्यादा इसकी मात्रा जब बढ़ती है तो हमारे लिए और हमारे जो एटमॉस्फेयर है उसके लिए ख़राब है। तो दोस्तों ये हमारी मुख्यतः 3 गैसें थी। इसके बाद में एक छोटा सा टॉपिक और ध्यान रखना आपको कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है, ये हमारी 3 गैस कंप्लीट हो गई। अब आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि बाहरी जो गैस होती है ये हमारा धरातल है, स्थल भाग है जिसके ऊपर हम सब रहते हैं। यहाँ पे क्या है, गैस है यानी कि वायु है, और ये है ठंडी, और यहाँ पे दूसरी वायु है, ये है गर्म, ठीक है दोस्तों। ठंडी गैस तो क्या रहती है, बाहरी रहती है, क्योंकि जो इसका घनत्व जो है वो है, यानी कि इसके अंदर पानी की मात्रा रहेगी तो उसका घनत्व ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, तो ये बाहरी रहती है। वहीं पे गर्म जो है वो गर्म रहेगी, हल्की ये जो है वायु रहती है। अब आपने कई बार देखा होगा कि जब गर्म है वो फैल के ऊपर उठ जाती है और ठंडी इसके स्थान पे आ जाती है। ऐसे ही हमारा जो वायुमंडल है उसका सर्कुलेशन चलता रहता है। ठंडी वायु है वो भारी रहती है और गर्म वायु जो है वो हल्की रहती है। इसके बाद में दोस्तों हम जानने वाले हैं वायुमंडल की संरचना। हमने मुख्यतः 5 पट्टियों की बात करी थी कि वायुमंडल में जो है मुख्यतः 5 परतें पाई जाती हैं। क्षोभमंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बाह्य मंडल ये जो है, और बहिर्मंडल, ये मुख्यतः कितने हैं, 5 परत हैं वो वायुमंडल की। हम इनके बारे में बात करेंगे। इसके बाद में दोस्तों हम बात करते हैं वायुमंडल के संरचना की। वायुमंडल की जो संरचना है वो किस प्रकार से बनी हुई है। तो दोस्तों हमारी जो पृथ्वी है वो वायुमंडल की विभिन्न परतों से मिलकर बनी हुई है। यहाँ पे बात करें तो जैसे ये हो गया समताप मंडल, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, और यहाँ पे बाह्य मंडल, और ये जो ऊपर का पार्ट है ये किस में आ गया, बहिर्मंडल के अंदर। तो हमारे यहाँ पे क्षोभ हो गया, दूसरा समताप, तीसरा मध्य और चौथा बहिर। तो मुख्यतः 4 सीमाओं में, और जो बाहरी जो सीमा है उसको बहिर्मंडल, 5वीं सीमा भी इसको परत भी बोला जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं क्षोभमंडल की, स्ट्रेटोस्फीयर। तो ये जो मंडल है, जितनी भी वायुमंडलीय और मौसमी घटनाएं होती हैं
जैसे बारिश, आंधियाँ, लू चलना, किसी प्रकार की वायु राशि का एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना, हमारी विभिन्न प्रकार की जो मानव की एक्टिविटीज़ हैं, सभी प्रकार की क्रियाएं कहाँ होती हैं? सभी प्रकार की क्रियाएं इसी मंडल में होती हैं। यानी कि दोस्तों, जितने भी इंसान एक्टिविटीज़ करता है और वायुमंडलीय जितनी भी घटनाएं होती हैं वो होती हैं क्षोभमंडल में। क्षोभमंडल की धरातल से 10 से 13 किलोमीटर तक ऊंचाई रहती है। इसकी हमने पिछली क्लास में भी बात करी थी कि जो वायुमंडल है वो विभिन्न प्रकार की परतों से मिलकर बना हुआ है। इसी में जो है मोस्टली नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और CO2 गैस जो है सर्वाधिक देखने को मिलती है। तो हमारे लिए क्षोभमंडल जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट रहने वाला है। इसी के अंदर हम सारी एक्टिविटीज़ करते हैं और इसी के अंदर हमारे जो नेचर है उसकी एक्टिविटीज़ होती हैं। आंधियाँ, लहरें, विभिन्न प्रकार की चक्रवात और मौसमी जितनी भी घटनाएं हैं वो किस में होती हैं? क्षोभमंडल में होती हैं। इसके बाद में दूसरा मंडल स्टार्ट होता है जिसका नाम है समताप मंडल। समताप मंडल जो है क्षोभ मंडल और समताप मंडल को एक रेखा विभाजित करती है जिसका नाम है क्षोभ सीमा। ठीक है। अब इस समताप मंडल में क्या होता है? धरातल से 50 किलोमीटर तक की इसकी ऊंचाई होती है। समताप मंडल जो है बेसिकली साफ होता है, वहाँ पे किसी भी प्रकार की वायुमंडलीय एक्टिविटीज़ नहीं देखने को मिलती हैं। तो उसका क्या कारण है कि यहाँ पे विभिन्न प्रकार के जो एयरक्राफ्ट्स होते हैं, हवाई जहाज़ होते हैं, वो इसी मंडल में उड़ते हैं। उड़ने का रीज़न यहाँ पे जो इन्वायरमेंट है एकदम क्लीन होता है। ठीक है। समताप मंडल के मध्य में 35 किलोमीटर के अराउंड यहाँ पे एक और लेयर बनी हुई है जिसको हम बोलते हैं ओजोन परत, O3। ओजोन परत जो है वो सूर्य से आने वाली, ये हमारी क्या है? ओजोन लेयर है। ओजोन परत बनी हुई है। ये जो यहाँ पे ये क्या करती है? हमारे चारों तरफ वायुमंडल की बनी हुई है और इसका मुख्य काम है सूर्य से आने वाली जो हानिकारक किरणें होती हैं और जो सूर्य ताप होता है उतना ही प्राप्त करना। यानी कि सूर्य तो बहुत ज़्यादा सूर्य ताप हमारे पास भेजता है, लेकिन उसको रिफ्लेक्शन करके ये जो लेयर्स बनी हुई हैं वो वापस सेंड कर देती हैं और हानिकारक जो किरणें होती हैं उसको अवशोषित कर लेती है हमारी ओजोन परत। तो ये स्थित होती है समताप मंडल के अंदर। अब समताप मंडल में दो एक्टिविटीज़ हमने ध्यान करी, तो एक तो इसमें ओजोन परत है और दूसरे हैं यहाँ पे एयरक्राफ्ट वगैरह उड़ते रहते हैं। बात करें तीसरे मंडल की, मध्य मंडल, मेसोस्फेयर। धरातल से यहाँ से लेकर और यहाँ तक इसका एक लेयर बनी हुई है, इसको नाम देते हैं मध्य मंडल। मध्य मंडल में होता क्या है? जैसे अंतरिक्ष से विभिन्न प्रकार के उल्कापिंड क्या आते हैं? पृथ्वी की तरफ आते हैं। उल्कापिंड जो है वो पृथ्वी की तरफ आते हैं। तो ये जो हमारी लेयर बनी हुई है मध्य मंडल, इसमें आकर ये क्या हो जाते हैं? अग्नि रूप ले लेते हैं, यानी कि अग्नि में बदल जाते हैं और ख़त्म हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। मध्य मंडल में उल्का पिंड जो है नष्ट हो जाते हैं। समताप मंडल और मध्य मंडल के बीच की जो सीमा है, एक परत बनी हुई है जो दोनों परतों को डिवाइड करती है, इसका नाम है समताप सीमा। वहीं बात करें मध्य मंडल और आयन मंडल के बीच में एक सीमा बनी हुई है जिसका नाम है मध्य सीमा। मध्य मंडल के बाद में चौथी जो परत आती है वायुमंडल की, वो चौथी आती है आयन मंडल। आयन मंडल में विभिन्न प्रकार की गैसें पाई जाती है। यहाँ पे ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान भी क्या रहता है? घटता है, लेकिन यहाँ पे बढ़ता है। यानी कि ऊंचाई के साथ तापमान घटता है लेकिन आयन मंडल में बढ़ता है और इसे ही तापमान प्रतिलोपन कहा जाता है। ये हम आगे की क्लास में बात करेंगे। हमें ये जानना ज़रूरी है कि आयन मंडल में ही विभिन्न प्रकार के सैटेलाइट्स जो होते हैं, वो यहाँ पे देखने को मिलते हैं।
इसमें जो है जैसे उत्तरी ध्रुव ज्योति है और दक्षिणी ध्रुव ज्योति है वो यहाँ पे देखने को मिलती है। उत्तरी ज्योति, ध्रुव ज्योति और दक्षिणी ध्रुव ज्योति वो किस में देखने को मिलती है? आयन मंडल में। रेडियो फ्रिक्वेंसी जो होती हैं यानी कि रेडियो की जो तरंगें होती है वो यहीं से हमारे विभिन्न प्रकार के सैटेलाइट्स यहीं से सेंड करते हैं। तो यहाँ पे आयन मंडल हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाला है। बड़ी क्लासों में हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे। इसमें भी 4 प्रकार की जो हैं GHI ऐसे समथिंग जो हैं वो इसमें भी अलग अलग गैसें हैं, वो हम बाद में पढ़ेंगे। इसके बाद में धरातल से 100 से 120 किलोमीटर की ऊंचाई पे बहिर्मंडल स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पे हीलियम और अन्य गैसें जो है वो गैसें देखने को मिलती हैं। ये हमारा क्या है? अंतरिक्ष स्टार्ट हो जाता है। बड़ी जो सैटेलाइट्स हैं वो यहाँ पे स्थापित की जाती हैं। तो मुख्यतः जो है वो हमारे वायुमंडल की संरचना विभिन्न प्रकार की परतों से स्टार्ट होती है। ये हम किस में पढ़ेंगे? एटमॉस्फेयर में पढ़ने वाले हैं। क्षोभमंडल, समतापमंडल, मध्यमंडल, बाह्यमंडल और बहिर्मंडल। ये हो गया बहिर्मंडल। ये हमारा यहाँ पे वायुमंडल की इस प्रकार से क्या है? संरचना बनी हुई है। इसके बाद में दोस्तों हम जानने वाले हैं मौसम और जलवायु के बारे में। इसके बाद में हम पढ़ रहे हैं वायुमंडल। तो वायुमंडल के अंदर ही हमें पढ़ने को मिलेगा एक तो मौसम, जलवायु, तापमान और आपतन। तो और इसके बाद में हम जानने की कोशिश करेंगे वायुदाब के बारे में। सबसे पहले हमने बात करी थी पिछली कक्षाओं में, क्लास 6 के अंदर बात करी थी हमने कि मौसम क्या होता है। तो दोस्तों हमने इसकी परिभाषा में लिखा था कि वायुमंडल की क्षणिक अवस्था, क्षणिक अवस्था या मैं इसको लिखूं प्रतिदिन की अवस्था। वायुमंडल की दिन प्रतिदिन की अवस्था को हम क्या कहते हैं? मौसम कहते हैं। वहीं पे जलवायु जो है वायुमंडल की क्या है? वायुमंडल की दीर्घ अवस्था है। यानी कि मौसम जो होता है वो तो हमारे वायुमंडल में थोड़े टाइम के लिए होता है, ठीक है। वो हो सकता है आज सुबह कुछ और हो, शाम को कुछ और हो और अगले दिन जो है बारिश होने लग जाए। तो हमारा जो मौसम है वो तो बदलता रहता है। ये हमारा मौसम है, इसके अंदर ये तो बदलता रहता है। लेकिन जो जलवायु है वो दीर्घ अवस्था है। वो हो सकता है 5-7 साल चल जाए। जैसे हमने बात करी कि भाई भारत की जलवायु कैसी है, तो भारत की जलवायु जो है उष्ण शीतोष्ण है। यानी कि यहाँ पे मानसूनी जलवायु देखने को मिलती है। जैसे टुंड्रा प्रदेश की जलवायु है वो अति ज़्यादा वो रहती है, ठंडी रहती है। वहीं मरुस्थलीय भागों की जलवायु की बात करें तो वो उष्ण प्रकार की जलवायु रहती है। बात करें हम तापमान की, तो तापमान क्या होता है? तो तापमान दोस्तों मुख्यतः जो है वो वायुमंडल की एक तो ताप और शीतलता इसका परिणाम होता है। यानी कि वायु में मौजूद, इसकी जो डेफिनेशन है वो इस प्रकार से करेंगे कि वायु में स्थित ताप व शीतलता का परिणाम। अब कुछ टेम्परेचर तो जो है वो हमें पृथ्वी से मिल जाता है और कुछ सूर्य ताप के द्वारा हमारे पृथ्वी के ऊपर सूर्य हमें दे देता है। उसी को हम क्या कह देते हैं कि कुछ तो टेम्परेचर जैसे ताप है यानी कि कुछ गर्माहट है, और शीतलता यानी कि कितनी शीतलता है और ताप है, उन दोनों का परिणाम को ही हम क्या कह देते हैं? तापमान कह देते हैं, ठीक है। अब ये जो तापमान है वो कहाँ से हमें प्राप्त होता है? तो वो सूर्य से प्राप्त होता है और इसको बोलते हैं सूर्य तप, सूर्य ताप या सूर्य तप, ठीक है। सूर्य से मिलने वाले ताप को क्या कह देते हैं? सूर्य तप। अब पृथ्वी को जितने ताप की ज़रूरत होती है उतना तो वो रख लेती है और बाकी को वापस कर देती है, उसको हम बोलते हैं आपतन। ये वापस हो गया वायुमंडल से। तो आपतन किसे कहते हैं? सूर्य से प्राप्त
सूर्य से प्राप्त ताप जिसे पृथ्वी अवशोषित कर लेती है, अवशोषित कर लेती है। यानी कि दोस्तों सूर्य से आने वाला जो ताप है उसको कुछ को तो रख लेती है पृथ्वी और बाकी को क्या कर देती है, सेंड कर देती है। ठीक है। अब आपने सुना होगा एक आपतन कोण बनता है। वो आपतन कोण यही होता है कि जो वापस लौट गई जो ताप है उसी को हम आपतन कोण बोल देते हैं, आपतन कोण। यानी कि जितना ताप पृथ्वी को चाहिए था उतना तो ले लिया और वापस को जो बचा हुआ है उसको वापस कर दिया, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, आपतन कोण बोलते हैं। इसके बाद में हम बात करेंगे वायुदाब की। हम बात कर रहे थे दोस्तों तापमान की, तो वायुदाब पढ़ने से पहले तापमान के बारे में थोड़ी सी चीज़ें और देखेंगे हम। जैसे सूर्य जो है वो मुख्यतः हमारी भूमध्य रेखा के ऊपर सर्वाधिक चमकता है। कर्क रेखा और जो मकर रेखा होती है उसके ऊपर जो है वो भी चमकता है, लेकिन हमारे जो दक्षिणी ध्रुव हैं और उत्तरी ध्रुव है यहाँ पे सूर्य की जो किरणें हैं वो रेर पहुँच पाती हैं। पृथ्वी को जितना सूर्य ताप प्राप्त करना होता है उतना तो वो अवशोषित कर लेती है, बाकी को वापस भेज देती है। इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी कि उसको जितनी ज़रूरत हुई उतना तो ले लिया, और जो ये कोण बनता है ध्रुवों की तरफ जो है जो सूर्य की किरणें हैं वो तिरछी पहुंच पाती हैं और विषुवत रेखा के ऊपर डायरेक्ट चमकती है। तो ये एंगल जो हो गया इसी को हम बोलते हैं आपतन कोण, एंगल ऑफ इंसिडेंस। कर्क रेखा के ऊपर भी सूर्य चमकता है और मकर रेखा के ऊपर भी, और उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव जो हैं इनके ऊपर सूर्य की किरणें थोड़ी तिरछी पहुंच पाती है। ठीक है, यह आपतन कोण का ही हिस्सा है। तभी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के ऊपर हमें 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात देखने को मिलती है। तापमान है, तापमान की बात हम कर रहे थे, तो तापमान को जो है तापमान को सेल्सियस में मापा जाता है, यानी कि हम कहीं के भी टेम्परेचर होता है तो उसको मापते हैं सेल्सियस में। सेल्सियस एंडर्स ये नाम किसने दिया था, तो सेल्सियस एक वैज्ञानिक का नाम था, एंडर्स सेल्सियस। एंडर्स सेल्सियस इसी के नाम के ऊपर इसका नामकरण हुआ है। इसके बाद में हम बात करें जो तापमान है, तापमान 0 डिग्री के ऊपर, जैसे जल है, जल का टेम्परेचर 0 डिग्री है, तो यहाँ पे क्या होगा, जल है जमना स्टार्ट हो जाएगा, जमना, यानी कि 0 डिग्री के ऊपर बर्फ़ हो जाएगी, वहीं पे 100 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस और 100 डिग्री सेल्सियस इसमें उबलेगा, उबलना। 0 डिग्री के ऊपर तो पानी जो है वो बर्फ़ बनने लग जाएगा, यानी कि जमना स्टार्ट हो जाएगा। वहीं पे 100 डिग्री सेल्सियस यदि टेम्परेचर है पानी का तो वहाँ पे उबलना स्टार्ट हो जाएगा। तापमान से संबंधित कुछ यही फैक्ट्स थे जो हमने जानने की कोशिश की। आपतन कोण के अंदर ही हम देखेंगे कि यहाँ पर टेम्परेचर रहता है कर्क रेखा और मकर रेखा के ऊपर सर्वाधिक, वहीं ध्रुवों की तरफ हम जाते हैं तो तापमान क्या घटता जाता है। ठीक है, और यहाँ पे जो है वो सबसे ज़्यादा होता है। तो ये दोस्तों तापमान से संबंधित कुछ फैक्ट्स थे, ये आपको नोट करने हैं। इसके बाद में दोस्तों हम बात करते हैं वायुदाब की। तो वायुदाब क्या होता है, एयर प्रेशर क्या होता है, तो हम बात करेंगे। ये हमारी पृथ्वी है और इसके ऊपर वायुमंडल है
जब ये वायु प्रेशर देती है पृथ्वी के ऊपर, वायु का भार जो इसके ऊपर प्रेशर देती है वायु, तो इसी को हम क्या कह देते हैं, वायुदाब कह देते हैं। जैसे वायुदाब जो है कहने का वायु के द्वारा लगाया गया दाब, ठीक है। तो इसको हम डिफाइन करेंगे कैसे, पृथ्वी की सतह पर वायु द्वारा लगाया गया दबाव ही वायु दाब कहलाता है। यहाँ तक दिक्कत है क्या दोस्तों? यानी कि हमारे वायुमंडल में हमने बात करी थी वायु की। वायु क्या करती है, प्रेशर देती है किसके ऊपर, पृथ्वी के ऊपर, और इसी प्रेशर को, इसी दबाव को हम कह देते हैं वायुदाब। वायुदाब ऊंचाई के साथ तो क्या है, घटता है, ऊंचाई पे जाएंगे तो घटेगा। तो इसको भी लिख लो, वायुदाब ऊंचाई पर जाने पर घटता है तथा जो समुद्र एरिया होते हैं, जहाँ पे समुद्र पाए जाते हैं, वहाँ पे वायुदाब क्या रहता है, सर्वाधिक रहता है। घटता है समुद्रों वह महासागरों पर दबाव या वायुदाब सर्वाधिक रहता है। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या दोस्तों? वायुदाब किसे कहते हैं कि पृथ्वी की सतह के ऊपर वायु के द्वारा जो लगाया गया दाब होता है उसे ही वायुदाब कहा जाता है, ठीक है। वहीं पे बात करें हम ऊंचाई की तरफ, पृथ्वी से हम ऊंचाई की तरफ जाते हैं तो टेम्परेचर क्या, एयर प्रेशर जो है वो घटता जाएगा। वहीं पे पृथ्वी के स्थलीय भाग, जहाँ पे जलीय भाग है, वहाँ पे सर्वाधिक क्या रहता है, एयर प्रेशर देखने को मिलता है। अब दोस्तों ये एक बार नोट करो आप। अब देखिए दोस्तों, वायुदाब का एक फॉर्मेट होता है। वायुदाब हमेशा जो गति करता है वो उच्च से निम्न करता है, यानी कि जहाँ पे उच्च वायुदाब रहेगा वहाँ से वो वायु को किस साइड ले जाएगा, निम्न की साइड ले जाएगा। भारत में जो मानसूनी बारिश होती है वो इसी का परिणाम है। जैसे हमने इससे पहले बात करी कि समुद्रों के ऊपर वायुदाब क्या रहता है, उच्च रहता है। समुद्र के ऊपर क्या रहता है, वायुदाब उच्च रहता है। वायुदाब उच्च रहने का क्या कारण है, यहाँ पे एक तो रहेगी ठंडी वायु और तापमान कम रहेगा। ये साधारण सी बात है, जहाँ पे ठंडी वायु रहेगी वहाँ पे तापमान भी ऑलरेडी कम रहेगा, और वहाँ पे ये जब दोनों कंडीशन हो जाती हैं वहाँ पे रहेगा वायुदाब उच्च, एयर प्रेशर वहाँ पे हाई रहता है, जहाँ पे ठंडी वायु रहेगी और तापमान कम रहेगा। अब ये चलेगा किस साइड, निम्न वायुदाब। तो निम्न हम यहाँ पे तीन चीज़ें कवर कर रहे हैं, वायु की यानी कि तापमान, वायुदाब और एयर, ठीक है। ये किस प्रकार से काम करती हैं, इसके बाद में आपको जो वायुमंडल का चैप्टर है वो तुरंत समझ आ जाएगा। अभी देखो ये चलेगा किस साइड, निम्न की साइड। तो यहाँ पे तापमान कैसा रहेगा, तापमान उच्च रहेगा। तापमान कैसा रहेगा, उच्च रहेगा। वायु कैसी रहेगी, ऑलरेडी जब तापमान जो है वो उच्च है तो वायु गर्म रहेगी। वायु कैसी रहेगी, वायु गर्म रहेगी। ये हो गया कंडीशन। अब ये वायुदाब यहाँ से यहाँ आएगा और यहाँ पे क्या रहेगा, निम्न वायुदाब, निम्न वायुदाब। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? मैं इसको ऐसे बोल दूँ कि ये हिंद महासागर है, हिंद महासागर। हिंद महासागर से वायु उठती है, यहाँ पे ठंडी वायु रहती है, तापमान कम रहता है, उच्च वायुदाब बनता है। जैसे वायुदाब को मापते हैं मिलीबार में, जैसे 1013
मिली बार है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे टेम्परेचर 819 मिली बार, ये हो गया वायुदाब का एक मापक के रूप में। तो हिंद महासागर और ये क्या है, भारत। तो हिंद महासागर में जब ठंडी वायु होगी, तापमान कम रहेगा, तो वायुदाब कैसा रहेगा, उच्च रहेगा। जैसे सपोज दैट 1013 मिली बार। अब वायुदाब हमेशा चलता है उच्च से निम्न की तरफ, तो यहाँ से वायुदाब उठ के यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार हमारी जो मानसूनी बारिश होती है वो इसी का परिणाम है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है क्या? तो वायुदाब इस प्रकार काम करता है। इसके बाद में हम जानेंगे वायुदाब की पेटियाँ। इसके बाद में दोस्तों हम बात करते हैं वायुमंडल की पेटियाँ। वायुदाब की वायुदाब पेटियाँ ये किस प्रकार से काम करती हैं? दोस्तों सर्वाधिक हमारे पृथ्वी के ऊपर दाब कहाँ रहता है? ध्रुवों पे। ये आपको ध्यान रखना है। सबसे उच्च दाब कहाँ रहेगा? उच्च दाब रहेगा ध्रुवों के ऊपर। हमने बात करी थी जस्ट इससे पहले, जहाँ पे कम टेम्परेचर रहेगा और ठंडी वायु रहेगी वहाँ पे उच्च दाब रहेगा। तो ध्रुव जो हैं हमारे जमे हुए हैं, हमारे ध्रुव जो हैं वो जमे हुए हैं, तो यहाँ पे जो दाब है वो उच्च पाया जाएगा। इसमें मुख्यतः 1 2 3 पेटियाँ जो है वो मुख्यतः हैं। ठीक है, उच्च पहले तो हम बात करते हैं 0 डिग्री से, विषुवत रेखा से, विषुवत रेखा से। अब हमारी पृथ्वी जो है वो 2 गोलार्धों में डिवाइड है, उत्तरी गोलार्ध और 0 डिग्री से दक्षिण में दक्षिणी गोलार्ध। ये जो बीच की पट्टी है जिससे होकर भूमध्य रेखा गुजर रही है, इसको हम बोलते हैं भूमध्य निम्न दाब की पेटी। यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो क्या रहेगा? सबसे हाई रहेगा, यानी कि वायु है गर्म रहेगी, तो दाब कैसा रहेगा? निम्न रहेगा। ठीक है, तापमान कम, वायुदाब कम। तापमान ज़्यादा, वायुदाब ज़्यादा, वायुदाब जो रहेगा ज़्यादा, और यहाँ पे वायुदाब कम। अब देखो ये कैसे काम करता है। वो मध्य रेखा के ऊपर डोलड्रम क्षेत्र है, यहाँ पे तापमान कैसा रहता है? उच्च रहता है, तो वायुदाब कैसा रहेगा? निम्न। तापमान क्या है? ज़्यादा रहेगा, वायुदाब कम रहेगा विषुवत रेखा के ऊपर। ठीक है, बात करें हम कर्क रेखा के ऊपर, सूर्य क्या करेगा? हमेशा चमकता रहता है। तो 30 डिग्री भी जहाँ से हमारा जो भारत का स्टार्ट होता है 8 डिग्री 4 से लेकर 37 डिग्री तक, तो भारत भी इसी में आता है। ठीक है, तो 30 डिग्री से 35 डिग्री उत्तरी में, इसको बोलते हैं, दूसरी पेटी का नाम है उपोष्ण उच्च दाब पेटी। अब यहाँ पे टेम्परेचर कैसा रहता है? उच्च दाब है, तो यहाँ पे टेम्परेचर रहेगा कम, यानी कि टेम्परेचर वायु रहेगी ठंडी, तो इसको बोलते हैं हॉर्स अक्षांश। ठीक है, ये रहेगा 30 डिग्री नॉर्थ से लेकर 35 डिग्री नॉर्थ तक, इसको बोलते हैं उपोष्ण वायुदाब की पेटी। बात करें 60 डिग्री के ऊपर, तो यहाँ पे टेम्परेचर रहेगा कैसा? ज़्यादा, तो यहाँ पे वायुदाब की एक पेटी बनती है जिसको अधोध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटी कहा जाता है। वहीं बात हमने करी कि यहाँ पे तापमान कैसा रहेगा? बिल्कुल ही कम रहेगा। 0 डिग्री सेल्सियस जो है टेम्परेचर यहाँ पे दोनों ध्रुवों पे देखने को मिलता है, तो वायुदाब कैसा रहेगा? उच्च वायुदाब यहाँ पे देखने को मिलता है। वहीं बात करें, ऐसी ही पेटी दक्षिण में भी है। ठीक है, 3 पेटी ऊपर मिलेंगी, 3 पेटी नीचे मिलेंगी, दक्षिणी गोलार्ध मिलेंगी। वहीं पे जो बीच वाली पट्टी है वो निम्न दाब की पेटी है जिसको बोलते हैं हम डोलड्रम। यहाँ पे हमेशा क्या रहती है? बारिश होती रहती है, इसीलिए इसका नाम जो है डोलड्रम निकला है। ठीक है, 3 पेटी दक्षिण में, 3 पेटी उत्तर में है।
वहीं पे 30 से 35 के बीच में उच्च दाब की पेटी बन जाएगी जिसको हॉर्स अक्षांश बोला जाता है। 60 डिग्री साउथ में बन जाएगी, इसको पेटी को बोलते हैं अधोध्रुवीय निम्न वायुदाब। वहीं पे दक्षिणी गोलार्ध, इसको बोलते हैं दक्षिणी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव। ठीक है, यहाँ पे एक पेटी बनती है जिसका नाम है उच्च वायुदाब पेटी। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या दोस्तों? इसी के साथ हम वायु पवने, वायुदाब के साथ ही हम पढ़ने वाले हैं पवनों को। एक होती है पवन पेटियाँ, पवन पेटियाँ। देखिए दोस्तों, हमारे साथ ही ये हमारी जो है पवन पेटियाँ भी इसमें कंप्लीट होने वाली हैं। जैसे उच्च से निम्न, यहाँ पे दाब हमने बात करी थी, वायुदाब कैसे काम करता है। वायुदाब का एक फॉर्मूला है, वायुदाब उच्च से निम्न कैसे काम करता है, उच्च से निम्न काम करता है। वायुदाब का ये फॉर्मूला आप याद कर लेना, कहीं भी आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। तो वायुदाब काम करता है उच्च से निम्न। अब वायुदाब यहाँ उच्च है तो निम्न की तरफ ये क्या करेंगी, वायु चलेंगे, तो इनको हम बोलते हैं ध्रुवीय पवने, ध्रुवीय पवने। ठीक है, पहली हो गई। उच्च दाब से निम्न की तरफ ये चलेंगे। ठीक है, 90 डिग्री से 60 डिग्री की तरफ ये चलती हैं, इनको बोलते हैं ध्रुवीय पवने। वहीं बात करें, अब दाब यहाँ पे उच्च है और यहाँ पे निम्न, तो दोनों देखो, ये पवन इस साइड आ रही है और ये पवन इस ऊपर की साइड जा रही है। तो क्योंकि यहाँ पे निम्न वायुदाब बन रहा है और वायुदाब चलता है उच्च से निम्न, तो यहाँ पे उच्च वायुदाब की एक पेटी और बनती है। तो यहाँ से वायु ऊपर की तरफ जाती है, यहाँ से वायु जो है वो ऊपर की तरफ जाती है। ठीक है, इसको बोलते हैं सनातनी पवने, इनको बोलते हैं सनातनी पवने। ठीक है, ये कहाँ से कहाँ चलती हैं, तो ये चलती हैं 30 से 35 से उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी से चलकर ध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटियों की तरफ ये जाती है, इनको बोलते हैं सनातनी पवने। अब देखो, निम्न वायुदाब हमारे डोलड्रम क्षेत्र के ऊपर यानी कि विषुवत रेखा के ऊपर बनता है, तो यहाँ पे हो गया निम्न वायुदाब चलेगा उच्च से निम्न। अब उच्च ऑलरेडी यहाँ से है, तो कुछ वायु जो है वो उच्च वायुदाब से यानी कि 30 से 35 रेखाओं से लेकर कहाँ चलती हैं, डोलड्रम क्षेत्र की तरफ चलती हैं। इनको क्या बोला जाता है, व्यापारिक पवने, व्यापारिक पवने, व्यापारिक पवने। यहाँ तक किसी को दिक्कत है क्या? व्यापारिक पवने उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ ये चलती हैं, ट्रेड विंड्स इनको बोला जाता है। तो मुख्यतः हमारी जो है 3 प्रकार की वायु चलती हैं। ध्रुवीय पवने ध्रुवों से मध्य अक्षांशों की तरफ चलती हैं। सनातनी पवने जो हैं वो उपोष्ण या उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ यानी कि उत्तरी अक्षांशों की तरफ चलती हैं। वहीं पे व्यापारिक जो पवने हैं वो चलती हैं कर्क रेखा से, वो किसकी तरफ, विषुवत रेखा की तरफ चलने वाली जो पवने हैं उनको बोला जाता है कौन सी पवने, व्यापारिक पवने। तो मुख्यतः 3 पवने हैं, यही दक्षिणी, ये उत्तरी गोलार्ध का हिस्सा हो गया। हम बात करेंगे अब कहाँ की, दक्षिणी गोलार्ध की। तो दक्षिणी गोलार्ध में भी ये ऐसे ही काम करती हैं। एक बार यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? अब बात करते हैं हम दक्षिणी गोलार्ध की। तो दक्षिणी गोलार्ध में भी सेम पवने हैं, 3 प्रकार की पवने होती हैं, ध्रुवीय पवने, सनातनी पवने और व्यापारिक पवने। दक्षिणी गोलार्ध में जब ये 23 डिग्री से 30 डिग्री के मध्य जब हैं, वो मध्य रेखा की तरफ चलती हैं, तो इनको बोला जाता है व्यापारिक पवने, व्यापारिक पवने, पवने हो गई। इसके बाद में उच्च दाब से निम्न वायुदाब की तरफ चलेंगे, इनको बोलेंगे सनातनी,
सनातनी यानी कि हमेशा चलती रहती हैं। और वहीं पे जब ये उच्च दाब से निम्न वायुदाब की तरफ चलेंगी यानी कि दक्षिणी ध्रुवों से ये मध्य अक्षांशों की तरफ चलेंगी तो इनको बोलते हैं ध्रुवीय पवनें। ये 3 प्रकार की जो है दक्षिणी गोलार्ध में पवनों का विस्तार है। अब हम बात करते हैं इनकी दिशाओं की। तो देखिए दोस्तों, ध्रुवीय पवनें जो है वो उत्तर पूर्व से लेकर कहाँ चलती हैं, दक्षिणी पश्चिम की तरफ। और ये दक्षिणी पश्चिम से लेकर उत्तर पूर्व की तरफ चलती हैं सनातनी पवनें। वहीं पे बात करें व्यापारिक पवनों की, तो व्यापारिक पवनें उत्तर पूर्व से दक्षिणी पश्चिम की तरफ पवनें चलती हैं। तो कई बार एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है कि इनकी जो दिशा है वो किस प्रकार से है। तो हमने बात करी वायुदाब पेटियों की और व्यापारिक पवनों की, यानी कि पवनों के कितने प्रकार होते हैं। इसके बाद में हम पवनों को विस्तार से पढ़ने वाले हैं, एक बार ये आप नोट कर लो। इसके बाद में दोस्तों हम बात करने वाले हैं पवनों की। तो पवन क्या होती हैं, तो दोस्तों उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ चलने वाली वायु की गति को हम क्या कहते हैं, पवन कहते हैं। यानी कि हमने बात करी कि वायुदाब कैसे काम करता है, तो उच्च से निम्न की तरफ क्या करता है काम, वायुदाब, ठीक है। और जब इसी वायु को हम क्या कह देते हैं, पवन कह देते हैं। तो पवन वो होती है कि उच्च दाब से निम्न वायुदाब की तरफ चलने वाली जो वायु की गति होती है उसी को हम कह देते हैं पवन, विंड्स, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, कुछ नाम दिए गए हैं, जैसे पश्चिम से आने वाली हवाओं को पछुआ पवनें बोल देते हैं हम, ठीक है। तो ये मुख्यतः पवनें जो होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं, तो पवनें 3 प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की होती हैं, ठीक है। कौन कौन सी, तो पहली है स्थायी पवन, और दूसरी है मौसमी पवन, और स्थानीय पवन, तीसरी है स्थानीय पवन। तो सबसे पहले हम स्थायी पवनों की बात करते हैं कि वो पवनें जो वर्ष भर हमेशा ही चलती रहती हैं। स्थायी पवनें कौन कौन सी हैं, स्थायी पवनें वो पवनें होती हैं जो वर्ष भर चलती ही रहती हैं, वो स्थायी चलती हैं, उसमें किन्हीं प्रकार का कोई रुकावट नहीं देखने को मिलती है। तो स्थायी पवनों का एग्जाम्पल जैसे व्यापारिक पवनें चलती हैं। व्यापारिक पवनें कहाँ से कहाँ चलती हैं, तो वो मध्य रेखा से, हमने जस्ट इससे पहले बात करी थी, और मध्य अक्षांशों के मध्य चलती है। सनातनी पवनें जो हैं मध्य अक्षांशों के मध्य चलती हैं, और ध्रुवों के ऊपर चलने वाली पवनों को ध्रुवीय पवनें कहते हैं। तो ये है स्थायी पवनें। बात करें मौसमी पवनों की, तो मौसम के हिसाब से चलने वाली जो पवनें हैं वो उनको बोला जाता है मौसमी पवनें। वे पवनें जो मौसम के हिसाब से चलती हैं। फॉर एग्जाम्पल मानसूनी पवनें, जैसे उत्तर भारत में गर्मियों के टाइम पे क्या होता है कि हिंद महासागर से कुछ वायु राशि उठकर कहाँ जाती है, हमारे भारत के स्थलीय भाग पे आ जाती है, जिसको हम बोल देते हैं मानसून आ गया, ठीक है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, मानसूनी हवाएं बोला जाता है। वहीं बात करें स्थानीय पवनों की, वो पवनें जो किसी स्थान विशेष में ही चलती हैं। स्थान विशेष में जैसे अमेरिका में चल रही है, भारत में चल रही है, अरब सागर में चल रही है, और यूरोप में चल रही है। तो कुछ स्थान विशेष पे चलने वाली पवनों को क्या बोला जाता है, स्थानीय पवनें। फॉर एग्जाम्पल जैसे लू है, चिनूक है। लू कहाँ चलती है, तो ये हमारे उत्तर भारत में गर्मी के मौसम में ही चलती है। तो स्थान हो गया कि वह राजस्थान और पश्चिमी इंडिया के अंदर ही और पाकिस्तान में ही ये लू चलती है। चिनूक जो है वो अमेरिका में चलती है। तो ये कुछ स्थानीय पवनों के एग्जाम्पल हैं। तो यहाँ पे हमारा जो पवनों का है वो चैप्टर यहाँ पे